हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। देखो, अपने लास्ट मूल कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में बेसिकली अपन पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि ये चीजें आपको पढ़नी है जिससे जल्दी से अपन क्या है उसमें काम के पॉइंट लिखते हुए उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है पहले मैंने वो बता दिया है, इंग्लिश में लिखा है लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद कैथोड रेज पढ़ेंगे, उसके बाद एनोड रेज पढ़ेंगे, उसके बाद थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर EM वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इससे रिलेटेड दो चीजें हैं, एक तो है प्लांक क्वांटम थ्योरी और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो भी पढ़ने वाले। फिर अपन बात करेंगे बोर मॉडल की, किसकी बात करेंगे? बोर मॉडल। और उसके बाद बात करेंगे द्रव्य का द्वैत, मतलब द्वैत प्रकृति, द्रव्य का द्वैत प्रकृति। इसके अंदर अपन मेनली डी ब्रोगली सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर से रिलेटेड तीन रूल है, बेसिकली लॉ है, N+L रूल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे N+L के जस्ट बाद में कौन सा वाला? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो तो अपन उनके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप उनको देख लेना एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को। अपन इसमें बेसिकली क्वांटम नंबर की ही बात करेंगे और इससे रिलेटेड रूल्स वगैरह की बात करने वाले। ठीक है, बात चलेगा आगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने सबसे पहले जो है वो एक एटम के बारे में अपना एक पॉइंट रखा कि एटम क्या होता है, किस टाइप से होता है। तो डाल्टन ने ये बोला कि परमाणु है क्या, तो उसने बोला परमाणु किसी भी पदार्थ का जो है वो सूक्ष्मतम कण है, उससे छोटा कण हो ही नहीं सकता है। सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है और कैसा रहता है, अविभाज्य रहता है। ठीक है, लेकिन अपन को तो मालूम है, अपन ने तो पहले ही पढ़ लिया था मूल के अंदर कि परमाणु के जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है किसमें? उप परमाणुीय कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सेकंड इसने बोला एक ही तत्व लो, जैसे कार्बन ले लो, एक ही तत्व लिया कार्बन, इसके परमाणु लो, कोई भी परमाणु लो कार्बन का, तो इसने कहा उसका आकार और द्रव्यमान दोनों सेम होंगे। तो मैंने बोला कार्बन के देखो समस्थानिक का कंडीशन होगा ना, तो 12 और 13 तत्व एक ही है कार्बन, लेकिन इसके दो अलग अलग परमाणु हो गए, कार्बन 12 और कार्बन 13, तो इनके द्रव्यमान क्या हुए, अलग अलग। जबकि डाल्टन तो बोलता है सेम होता है, ये भी पॉइंट गलत। अगला पॉइंट ये बोलता है अलग अलग तत्व लिए, एक कार्बन का लो, एक ऑक्सीजन का लो, अलग अलग तत्व लिए तो इनके परमाणु द्रव्यमान में और आकार में दोनों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये भी बात गलत। आर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग क्या है, तत्व है, इनके परमाणु के द्रव्यमान क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो समबारिक की स्थिति में ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट इसका वैलिड है क्या? फोर्थ नंबर पॉइंट इसने बोला कोई दो तत्व लो, उसके परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, किसी दो तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे इसने कहा हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लो, आप हाइड्रोजन के दो परमाणु लो और एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लो, ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लो, तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। ये जल क्या है, यौगिक है, तो ये तो सही बात है। फिर आगे मालूम चला हाइड्रोजन के दो परमाणु नहीं होते, एक्चुअल में H2 होता है, तो वो बात की बात है, लेकिन इसने ये बात तो सही बोली थी। ठीक है, और लास्ट इसने बोला परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब परमाणु का क्या होगा, हमेशा संरक्षण होगा। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन ये किसमें एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं होगा नाभिकीय अभिक्रिया, जो फिजिक्स में पढ़ते हो ना नाभिकीय अभिक्रिया, कि यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराते हो तो क्या लास्ट में यूरेनियम रहता है क्या? नहीं रहता है,
वो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन था इधर, ये वापस हाइड्रोजन का परमाणु आया, इधर भी तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए। तो ये परमाणु संरक्षण का सिद्धांत ओनली फॉर कहां पे एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर कहां पे एप्लीकेबल होगा, ओनली एंड ओनली केमिकल रिएक्शन, नॉट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से आप इनको स्क्रीनशॉट लेके और फटाफट नोट कर ले बेटा, है ना, या वीडियो पॉज करके। चले आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग लगा है कैथोड रेस। कैथोड किरणें, कैथोड रेस, कैथोड किरणें क्या होती है समझते हैं, फटाफट देखिए इधर। इसे बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, विसर्जन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका। ठीक है, सुनने बात को, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे क्या बोलेंगे? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसे कैथोड। ये क्या है? निर्वात पंप है, वैक्यूम पंप है, निर्वात पंप है, वैक्यूम पंप है। ठीक है, इसके अंदर गैस रख रखी है। यहां पे मैंने स्क्रीन को जो है यहां पे कोटिंग कर रखी है। किसकी कोटिंग कर रखी है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति पदार्थ है। कौन सा होता है प्रतिदीप्ति पदार्थ? ZnS, फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या मतलब होता है इस फ्लोरोसेंट मटेरियल का? कि अगर कोई भी पार्टिकल जाके जब इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, कोई भी पार्टिकल जाके अगर इससे टकराएगा तो प्रतिदीप्ति मतलब चमक उत्पन्न करता है, ब्राइट स्पॉट बनाता है। ठीक है, ये ZnS की प्रॉपर्टी होती है। ये एनोड में देखो मैंने छेद कर रखे हैं, तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। कौन सा बोलेंगे? परफोरेटेड एनोड मतलब छिद्रित एनोड, छेद कर रखे इसलिए छिद्रित एनोड। और मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है? एक गैस भर रखी है। क्या भर रखी है? एक गैस भर रखी है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पे एक गैस भी है, बहुत कम अमाउंट है। मैंने क्या रखा यहां पे? वोल्टेज रखा हाई, उच्च विभव, और प्रेशर रखा कैसा? लो। वैक्यूम पंप किस लिए काम में आता है? वैक्यूम पंप किस लिए काम में आता है? अगर प्रेशर लो नहीं है तो वैक्यूम पंप क्या करेगा? गैस को बाहर निकाल देगा, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सेटअप लगा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, सुने बात को, उच्च विभव एवं निम्न दाब पर गैस आयनित हो जाती है, गैस आयनित हो जाती है। उच्च विभव कितने का रखना है? लगभग 10,000 वोल्ट के रेंज का रखना है, 10,000, 20,000, 30,000। प्रेशर कितना रखना है? 10 की पावर -4 ATM, 10 की पावर -7 ATM तक का रखो आप। ठीक है, वैल्यू ध्यान नहीं रखनी आपको, तो ये ध्यान रखना लो प्रेशर होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना, गैस आयनित हो जाती है। अच्छा, गैस आयनित कैसे हो गई?
दो गैस जो है उसमें से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी और उस विभव को बोलते हैं आयनन विभव। तो मैंने विभव लगाया है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बाहर। तो यहां पे थी गैस आयोनाइज्ड हो गई, ये हो गया X+ और एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूवमेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, तो उच्च विभव एवं निम्न दाब पर गैस आयनित होती है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आपको ये नहीं सोचना कि कैथोड रेज होती क्या, एक्सपेरिमेंट में मालूम चलेगा। अपन को तो मालूम है ना कैथोड रेज क्या होती है। कैथोड रेज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड रेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस अपन तो ये सोचना इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर सारे बहुत आसानी से मिलेंगे। एनोड रेज का मतलब होता है एज ए प्रोटॉन, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी। तो उच्च विभव एवं निम्न दाब पर गैस आयनित हो जाती है एवं कणों का पुंज कैथोड से एनोड की तरफ गति करता है, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहा जाता है। हुआ क्या, अब आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे रेस की बात चल रही है, सुनना बात को ढंग से। अगर मैं क्या करता हूं, यहां से एक चौक फेंकता हूं ऐसे, एक अगर चौक फेंकू ऐसे, तो उस कंडीशन में वो चौक आपको दिखेगी पार्टिकल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक चौक फेंकी, उसके जस्ट पीछे एक चौक और फेंकी, उसके जस्ट पीछे एक चौक और फेंकी, और इतनी स्पीड रख रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा चौक के पीछे चौक, चौक के पीछे चौक, तो आपको ऐसा लगेगा एक व्हाइट कलर की रेज जा रही है, एक व्हाइट कलर की किरण जा रही है, ऐसे ही लगेगा। तो ये यही है कणों का एक पुंज, इसका मतलब बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं। तो बहुत सारे कण जो होंगे वो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो आपको कैसा लगेगा कि पूरी की पूरी एक किरण जा रही है। तो कैथोड किरणों मतलब कणों का एक पुंज कैथोड से एनोड की तरफ गति करता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। क्यों बोला कैथोड किरणें, क्योंकि ये कैथोड से गति करता हुआ आता है। अपन को ऐसा लगता है कि कैथोड उत्पन्न कर रहा है, इसलिए अपन ने नाम क्या दिया, कैथोड किरणें बोला। पहली बात मालूम कैसे चलेगा कि ये ऐसा आ रहा है, मैंने पीछे क्या लगा रखा है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है तो जैसे यहां आएगा तो ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो ब्राइट स्पॉट बनेगा तो मालूम चलेगा ना ऐसे ही आ रहा है पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ। चलो इनको अपने बोल दिया कैथोड किरणें। कैथोड किरणों के गुणधर्म मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा, है ना। कैथोड किरणों के गुणधर्म, पहला कैथोड किरणें जो है वो सरल रेखा में, कैथोड किरणें सीधी गति करती है, उच्च वेग से। वेग कैसा होता है, उच्च। कैथोड किरणें जो होती है वो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करती है और उनकी वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन प्रकाश के वेग के बराबर तो नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसके मार्ग में एक ऑब्जेक्ट रख दे, तो जैसे ये मार्कर रख दिया तो पीछे इसकी क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। ठीक है, तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती है और इनका वेग क्या होता है, उच्च होता है। सेकेंड नंबर, कैथोड किरणों में यांत्रिक गुणधर्म होता है। कैसा गुणधर्म होता है, यांत्रिक गुणधर्म होता है। यांत्रिक गुणधर्म का मतलब मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब इनमें कुछ न कुछ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो वेलोसिटी होगी, इसका मतलब मास भी होना चाहिए। तो कैथोड किरणें जो होती है वो यांत्रिक गुणधर्म उत्पन्न करती है। अगर आप इसके बीच में, इसके पाथ में अगर इस टाइप से कोई पेडल व्हील रख दिया, ये इस टाइप से चक्री होती है ना, इस टाइप से अगर रख दी पेडल व्हील, तो उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, घुमा देगा। आप भी पेडल व्हील ही लिख देना, पेडल व्हील को घूर्णित कर देता है। ठीक है, यांत्रिक गुणधर्म रखती है और पेडल व्हील को क्या करेगी, घूर्णित करेगी। ठीक बात। थर्ड नंबर पॉइंट,
थर्ड नंबर पॉइंट बात करें, कैथोड किरणें जो होती है वो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती है। चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है। जब खुद के ऊपर चार्ज होगा, जब खुद के ऊपर चार्ज होगा, सबसे पहली बात, अगर खुद के ऊपर चार्ज है ना, खुद के ऊपर अगर चार्ज है तो उसका, और वो मूवमेंट कर रहा है, तो आपको मालूम है कोई चार्ज पार्टिकल जब गति करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र खुद का है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया तो क्या होगा, या तो उससे दूर भागेगा या उसकी तरफ आएगा, ठीक है, तो विक्षेपित हुआ। दूसरा, कैथोड किरणों के ऊपर चार्ज है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट, तो जैसा चार्ज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, विक्षेपित होगा। तो कैथोड किरणें जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, अपन को तो मालूम है ना इलेक्ट्रॉन है, तो विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होती है, विक्षेपित होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान रखें, विक्षेपण जो होता है, डिफ्लेक्शन या विक्षेपण जो होता है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कण के आवेश पर, कण का आवेश ज्यादा होगा तो उसके ऊपर। कण के द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और थर्ड बात बोले तो क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती। ये ध्यान रखना है आपको, कण के आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, कण के द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और क्षेत्र की तीव्रता, कौन सा क्षेत्र, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। फोर्थ नंबर पॉइंट, कैथोड किरणें, या फिजिक्स में पढ़ते हो जनरली, कैथोड किरणें जब किसी भारी धातु से टकराती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, जब फास्ट मूविंग कैथोड रेज किसी हैवी मेटल पे, जैसे लेड या इससे भारी मेटल पे टकराती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्स रे प्रोड्यूस करती है। ये बेसिक इनकी चार प्रॉपर्टी है, ठीक है बात। अब मेरे से ये पूछा गया कि स्पेसिफिक चार्ज या कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश क्या होता है, का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। स्पेसिफिक चार्ज होता है Q बाई एम, विशिष्ट आवेश क्या होता है, Q बाई एम। स्पेसिफिक चार्ज होता है Q बाई एम। अच्छा, अगर Q बाई एम होता है तो स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करो, कितना होगा, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1.75, ये आएगा क्या, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, माइनस में 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ये आ जाएगा इसका स्पेसिफिक चार्ज Q बाई एम। अपन को तो मालूम है ना, इसका चार्ज मालूम है, द्रव्यमान मालूम है, तो वैल्यू पुट कर दो, सीधा आ जाएगा, देख लोगे याद, ठीक है। अब एक बात सुनना, कैथोड किरणें है क्या, सुने बात को, कैथोड किरणें जो होती है उसमें होता क्या है, कैथोड किरणों में ऋणावेशित, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों का समूह है, ऋणावेशित कणों का समूह है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैथोड किरणों
या कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों का समूह है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन ऋणावेशित कणों को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और कैथोड किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज फिक्स है और एम भी फिक्स है, तो चार्ज और एम फिक्स है, तो क्या कैथोड किरणों का E/m मींस विशिष्ट आवेश, कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा क्या? कोई भी गैस लो ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कैथोड किरणों का जो विशिष्ट आवेश होगा वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ये बस ध्यान रखना है आपको। तो कैथोड किरणें होती क्या है, तो अपन को सिंपल सी बात मालूम चल गई। कैथोड किरणें जो होती है वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, पुंज है। यही मैंने बोला, उच्च विभव मतलब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखोगे तो गैस आयोनाइज हो जाएगी, और एक कणों का पुंज जो होगा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज नोन एज कैथोड रेस। ठीक है, कैथोड किरणों के गुणधर्म क्या हो गए, सीधी रेखा में गमन करेंगे और क्या बनाएगा, शैडो बनाएगा। दूसरा, यांत्रिक गुणधर्म उत्पन्न करती है, मतलब क्या, पेडल व्हील को रोटेट करेगी। तीसरा, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, विद्युत क्षेत्र में किधर विक्षेपित होगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणों पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगला, विक्षेपण किसके ऊपर निर्भर करेगा, कण के आवेश, कण के द्रव्यमान और क्षेत्र की तीव्रता। कैथोड किरणें एक्सरे प्रोड्यूस करेगी जब किसी भारी धातु से टकराएगी। कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश, कैथोड किरणें क्या होती है, ऋणावेशित कणों का समूह होता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश जो होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और कितना होगा, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। बात ओके, आइएगा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कैथोड रेज ही चल रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन को तो मालूम है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन देखो कैसे एक्सपेरिमेंटली किया गया, फिजिक्स में पढ़ते हो, अपने काम की चीज बता देता हूं मैं। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में एक साइंटिस्ट था मिलिकन, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया तेल बूंद प्रयोग में। किसी तेल बूंद पर आवेश जो होता है पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, पूर्ण गुणांक होता है। इसका मतलब Q बराबर क्या, Ne। ठीक है, जहां पे N क्या है, 1 2 3 इस टाइप से, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कितना होता है, मैग्नीट्यूड में बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। ठीक है, सुनना बात को, जब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया तो फ्रिक्शन की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट जो होती है वो चार्ज हो जाती है। तो चार्ज हो गई ऑयल ड्रॉपलेट, अगर चार्ज होगी तो उस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 3 इलेक्ट्रॉन का, या 4 इलेक्ट्रॉन का। तो Q बराबर क्या हो गया, N इंटू E। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अगर आपको दे दिया कि किसी तेल बूंद पर आवेश जो है, किसी तेल बूंद पर आवेश जो है वो इतना दे दिया, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो तेल बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन का
कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो आप तो सिंपल सा एक अप्लाई करो कि Q बराबर N इंटू ई लगाना है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो N बराबर कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उसके ऊपर। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखिए आपको ऐसा बोला जाए कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट में, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है सॉरी, मिलिकन प्रयोग में तेल बूंदों पर आवेश निम्न प्राप्त हुए। निम्न प्राप्त हुए किस टाइप के हुए, देखो इस टाइप के आवेश प्राप्त हुए। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ओनली 4। विदाउट यूनिट, वो भी इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करो। जब भी ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर N इंटू ई होगा, पहली बात तो है ना। तो इसका मतलब एक आप परफेक्ट कोई ऐसा चार्ज लो जिसका ये इंटीजर आने लग जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंप्लीफाई क्या, आपको ये दिमाग लगाना है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और HCF लेते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे को एक बात बताओ, 6, 15, 21 और 24 का, 6, 15, 21 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3। 10⁻⁻15 तो है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻15। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समझ में आई बात कि नहीं आई, अभी भी आ गई। चलो ये बात हो गई, 2 इसके बेसिस पे बात हो गई। ये कैथोड रेज अपने कंप्लीट पूरी। ठीक है, कैथोड रेज से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया आपको। इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया, कैथोड रेज का Q/m आ गया। कैथोड रेज का Q/m ध्यान रखे, और ये ध्यान रखना है गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनोड रेज की। डायग्राम वही रहेगा, मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं इसके अंदर, देखना एनोड रेज। काम की चीज ही पढ़नी है, लिखे हुए तो तुमने खूब है पहले भी। एनोड रेस डायग्राम वो का वो, इस बार कैथोड कैसा बनाओ, परफोरेटेड, छिद्रित, परफोरेटेड एनोड। ठीक है, वैक्यूम पंप है ही है, माइनस प्लस है ही है, ये अरे सॉरी बेटा, ये कैथोड है, ये एनोड है ही है, ये वैक्यूम पंप है, इसके अंदर गैस है ही है। ठीक है, वोल्टेज कैसा रखना है आपको, वोल्टेज रखना है हाई वोल्टेज, और प्रेशर कैसा रखना है, लो प्रेशर। गैस आयोनाइज्ड होगी। इस बार मैंने क्या किया, इधर भी लगा दिया, ये ZNS की कोटिंग कर दी, ये लो ZNS की कोटिंग हो गई, फ्लोरोसेंट प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने के लिए। मेरा दिमाग तो उसी टाइम चल गया था जब यहां पे मैंने कहा गैस आयोनाइज्ड होती है तो X प्लस और इलेक्ट्रॉन बनता, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया था, तो X प्लस इधर जाएगा ना। लेकिन मेरे को उस समय मालूम नहीं चला। क्यों मालूम नहीं चला, क्यों मैंने यहाँ पे ZNS की स्क्रीन लगा ही नहीं रखी थी। जब ZNS की स्क्रीन लगा नहीं रखा तो मेरे को आइडिया ही नहीं चला। जब मैंने ZNS की स्क्रीन नहीं लगा रखी थी तो मेरे को आइडिया ही नहीं चला कि क्या हुआ। अब मैंने क्या किया, अरे नहीं, कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है तो कुछ न कुछ गैस X प्लस भी आया होगा, वो X प्लस कैथोड की तरफ जाएगा,
जाता है या नहीं जाता, तो मैंने ZNS की स्क्रीन लगाई और यहां पे जाके टकराया और ब्राइट स्पॉट बनाया, तो मालूम चला अरे यार ये तो गया था। तो इसका मतलब एनोड से कुछ रेज डेवलप होती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आपको लिखना है इसको तो ऐसे लिख सकते हो, उच्च विभव एवं निम्न दाब पर गैस आयनित होती है, गैस आयनित होती है तथा कणों का पुंज इस बार किधर, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ गति करता है, जिसे एनोड किरणें कहते हैं। जिसे एनोड किरणें कहते हैं। ठीक है, एनोड किरणों की सारी प्रॉपर्टी वही होगी जो किसकी है, कैथोड किरणों की सारी प्रॉपर्टी। मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, हाई वेलोसिटी से करेगा, मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, डिफ्लेक्टेड भी होगा। लेकिन ध्यान रहे एनोड किरणों के ऊपर चार्ज कौन सा है, X+ को माना है, पॉजिटिव माना है, तो कौन सी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी वो की वो रहेगी। अब बात करते हैं अपन इनका विशिष्ट आवेश की, अपन बात कर रहे हैं विशिष्ट आवेश की। बात सुनना ढंग से, अगर मैंने ये ऑक्सीजन गैस ली और ये आयोनाइज हो गई तो बन गया O++ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लिया तो बन गया H++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम लिया तो आयोनाइज हो गया, बन गया He++ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, इनको तो अपन ने क्या बोल दिया, कैथोड रेस। और ये जो बने ना पॉजिटिव चार्ज वाले, इनको क्या बोला, एनोड रेज, AR, एनोड रेस, है ना। अब सुने बात को, जब एनोड रेस बनी तो मेरे को बोला कि बताओ इसका Q/M कैलकुलेट करो, तो मैंने कहा Q तो 1 है, M कितना है 16, 1/16, 1 डिवाइड बाई 1 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 4, Q/M चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना चेंज, जबकि उसमें नहीं हो रहा था कैथोड रेज में, वो तो इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन का तो Q और M सेम रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एनोड रेस का, एनोड किरणों का विशिष्ट आवेश Q/M गैस की प्रकृति पर, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। एक बात, ठीक है, एनोड रेस का दो Q तो सबका फिक्स है, +1 है ना। अगर M कम होगा तभी तो इसका विशिष्ट आवेश Q/M की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये ज्यादा कब आएगी, जब M कम होगा, और M सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो एनोड रेस का विशिष्ट आवेश Q/M हाइड्रोजन की स्थिति में प्राप्त होता है, Q/M का अधिकतम मान का मैक्सिमम वैल्यू हाइड्रोजन की स्थिति में प्राप्त होता है, हाइड्रोजन की स्थिति में प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में H+ को, हाइड्रोजन की कंडीशन में H+ को, जो H+ की एनोड रेस बनेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। मैंने ये बोला है सेम एपरेटस है। मैंने कहा अगर आपने गैस चेंज की तो इसका Q/M चेंज होता जाएगा, तो इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर। मैंने बोला Q/M मैक्सिमम तब आएगा जब M कम हो। M कम होना इसका मतलब हाइड्रोजन का केस। हाइड्रोजन वाली स्थिति में क्या होता है, एनोड रेस का Q/M का मान अधिकतम प्राप्त होता है। एनोड रेस का Q/M का मैक्सिमम वैल्यू हाइड्रोजन की स्थिति में प्राप्त होता है जब हाइड्रोजन गैस फिलअप कर रखी हो। उस कंडीशन में, जब हाइड्रोजन गैस फिलअप कर रखी हो, उस कंडीशन में एनोड रेस को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। आपको बोले प्रोटॉन, एनोड रेस हमेशा प्रोटॉन होती है क्या, गलत बात। एनोड रेस प्रोटॉन तभी बनेगा जब गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। क्या होगी, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन गैस ले ली तो क्या एनोड रेस अभी भी प्रोटॉन होगा, नहीं। प्रोटॉन एनोड रेस होता है क्या, बिल्कुल होता है, प्रोटॉन एनोड रेस है। बट एनोड रेस सारे प्रोटॉन है क्या, नहीं। हाइड्रोजन वाले केस में ही प्रोटॉन है, अदरवाइज वाले केस में नहीं। बात समझ में आ गई। ये बात हो गई किसकी, ये बात किसकी हो गई,
प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इससे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर। दो क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने आपको। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर। एक लाइन ध्यान रखनी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, तो बस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज। एक इक्वेशन ध्यान रखिए बस, किस इक्वेशन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई? बेरिलियम 49 पर जब अगर He2+4 की रिएक्शन करवाई जाए तो कार्बन बनता है 612 प्लस एक पार्टिकल बनता है, उसको अपन न्यूट्रॉन बोलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका, अपॉन वाली चीज 4+2 ये 6 हो गया, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, 0 हो गया। 9+4 हो गए 13, इधर आया 12, इसका मतलब ये एक आ गया। ये क्या है? न्यूट्रॉन है। इस रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो आपसे ये पूछा जाएगा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस रिएक्शन के थ्रू हुई, तो बस इस रिएक्शन को ध्यान रखें। अब मैं फंडामेंटल पार्टिकल की पूरी टेबल बना लेता हूं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के आधारभूत कण सारे डिस्कवरी हो गई है। तो अपन अब उनकी बात कर लेते हैं एक साथ। परमाणु के आधारभूत कण, पार्टिकल कौन सा है, कण कौन सा है, उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, ठीक है, और उसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय, ये सारी बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बात। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रिलेटिव चार्ज -1, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, रिलेटिव चार्ज +1, और ये 0। मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका था 1.672 इंटू 10⁻27 kg, इसी को अपन 1 AMU बोलते हैं। और 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ये भी बराबर ही है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 AMU के। डिस्कवर्ड किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इनके ऊपर क्वेश्चन वगैरह अपन जो है वो पहले मूल में बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिएगा आगे। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। एनोड रेस, कैथोड रेस, न्यूट्रॉन हो गया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जैसे ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो इसको थोड़ा सा जोश आया, और इसने कहा नहीं, एटम भी अब ऐसा होता होगा, तो इसने एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो है कुछ वो डायग्राम में ही लिख दूंगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है बात। थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या, थॉमसन ने बोला कि परमाणु जो होता है ना, थॉमसन ने बोला परमाणु जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। थॉमसन ने कहा परमाणु जो है परमाणु समरूप धनावेशित गोला है।
धनावेशित गोला। समरूपता मतलब अपन इंग्लिश में अगर बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, अगर मान लो इसके अंदर 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आपने यहां से इसको कट किया तो 5 इधर रह जाएगा, 5 इधर रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब तो ये होता है। परमाणु समरूप या समरूप धनावेशित गोला, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विद्युत उदासीनता के लिए, विद्युत उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, मतलब एम्बेडेड होते हैं। जबकि अपन को तो मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है, ये तो बात गलत है। अपन को मालूम है पॉजिटिव चार्ज नाभिक के अंदर होता है, और ये तो कह रहा है परमाणु खुद पूरा धनावेशित गोला है। तो इस मॉडल फेल होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना फेल। बस यही ध्यान रखना था। इस मॉडल को जो है वो ब्रिटेन में लड्डू जैसी मिठाई को बोलते हैं प्लम पुडिंग, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, ठीक है। या फिर वाटरमेलन मॉडल हो गया। क्या बोलता है? प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। समझ में आ रही है बात? प्लम पुडिंग किसे बोलते हैं? अपने जो लड्डू होते हैं ना, बूंदी के लड्डू, तो ये लड्डू पूरा हो गया धनावेशित गोला, और उसमें इलायची काली मिर्च वगैरह जो होती है वो क्या होती है? इसको अपन ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। उसी को ब्रिटेन में प्लम पुडिंग नाम बोलते हैं, ठीक है। या वाटरमेलन बोल दो, तरबूज मॉडल बोल दो। ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। ऐसा कुछ है नहीं थॉमसन ने जैसा बोला वो। अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, ये इंपॉर्टेंट है। समझेगा बात, सुनेगा। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तीन चार स्टेप में पढ़ते हैं अपन रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को। पढ़ रखा है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में फिजिक्स में पढ़ा, तो अपन अब ज्यादा नहीं, अपन तो इसके एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाता है, वो तुम देखते रहना, ठीक है। मैं बात आता हूं सबसे पहले, इसने क्या किया? एक अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। मालूम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक सोने की पतली पन्नी रखी, इधर रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा, उसके पीछे एक जो है वो सर्कुलर प्लेट लगाई गई, और सर्कुलर प्लेट पे अपन ने किसकी कोटिंग की थी? ZnS की। यही तो हुआ था। बनाऊं क्या डायग्राम? अरे बना लोगे ना तुम लोग, बनाने की भी जरूरत नहीं, अपने को तो काम की चीज मालूम है। मैंने बोल दिया देखो कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा, यहाँ पे गोल्ड की फॉइल है, और इसके चारों ओर एक वर्ताकार प्लेट लगाई गई है, और वर्ताकार प्लेट पे किसकी फॉइल चढ़ाई गई? ZnS की। तो अपन तो काम की बात करते हैं। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में काम का पॉइंट क्या? अल्फा कण क्या होता है ये पूछा जाता है। तो अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, या तो ऐसा बोलो हीलियम का नाभिक, या फिर द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है। सुनना, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल तो ऐसा हो गया, ये हीलियम होता है 2 4, द्विधनावेशित का मतलब +2।
एक बात बताओ, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, और 2 में से दोनों के दोनों चले गए, इसका मतलब अब 0 इलेक्ट्रॉन है। 0 इलेक्ट्रॉन है तो पीछे बचा क्या? नाभिक ही तो बचाते, इसलिए तो बोला हीलियम का नाभिक। अच्छा, इसका आवेश कितना होता है? +2। ये सापेक्षिक आवेश है, ठीक है। द्रव्यमान कितना होता है? 4 AMU, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा, ठीक है बात। अब जैसे ही ये आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। अगर मेरे को ऐसा बोले, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के Q/m का क्रम लिखो, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैं तो एक ही काम करूंगा, पहले Q लिख दूं, उनका M लिख दूं, ठीक है साहब। इसका तो Q ही क्या होता है? 0। इसका तो Q क्या होता है? 0। इसका कितना होता है? +2। इसका कितना? +1। और इसका कितना? 1। ये तो हो गया Q। अब बात करते हैं M की। इसका M 1 AMU, इसका M 1 AMU, इसका 4 AMU, और इसका M मालूम है कितना है? 1/1837 AMU है। कितना है? 1/1837। तो 9.1 × 10⁻³ kg लिखा था ना, वो 1/1837 के बराबर है, ठीक है। तो देखो, अब Q/m का ऑर्डर लिखना है, तो इसका तो 0 ही हो गया, किसका? न्यूट्रॉन का। फिर जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा? इसका रेशियो क्या आ रहा है? Q/m ½ और इसका 1, तो फिर आएगा अल्फा। फिर आएगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का देखो 1/1/1837, तो 1837 ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का। ये क्वेश्चन आएगा आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में, 100% इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बात। तो एक तो अल्फा कण बताया मैंने, और अल्फा कण आते ही क्वेश्चन आ गया, देख लो, काम की चीज बता रहा हूं बस। सेकंड नंबर, किसका यूज किया गया? गोल्ड फॉइल का, सोने की पन्नी का। थर्ड, अल्फा कणों की दिशा, अल्फा कणों की दिशा का पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ZNS का प्रयोग किया गया। पीछे ZNS की स्क्रीन लगाओगे ना? हाँ, ये तो हो गया अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब उस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में ऑब्जर्वेशन क्या आया? सेकंड पार्ट, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। गोल्ड फॉइल लगाई तो स्क्रीन पे जाके जब अल्फा पार्टिकल टकराया तो कहां कहां चमक बनी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखते हैं। मैंने कहा ये अगर परमाणु है, ये अगर परमाणु है और ये इसका छोटा सा नाभिक है, अभी तक नाभिक की डिस्कवरी हुई नहीं है, मैं तो मान के चलता हूं नाभिक है ना, अपन को तो मालूम है ना। तो इसने कहा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ये लो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए, ये सीधा निकाल देता हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए, ये लो डिफ्लेक्टेड भी करवा देता हूं। विचलित, ये लो विचलित हो गया, ये विचलित हो गया। और 20,000 में से एक अल्फा कण जैसे गया उसी पाथ पे वापस लौट आया। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन क्या था कि अधिकांश अल्फा कण अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, ब्लैक वाले। सेकंड, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते हैं, ये देख लो। और थर्ड, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने पथ पर पुनः लौट आया। इसका मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ? 180। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का कोण। जा रहा ऐसा था, अब जाना तो ऐसे चाहिए था। अगर ये ऐसे चला गया तो ये जो एंगल होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, विचलन कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। समझ में आई बात? इसी को अपन क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। चलिए आगे, थर्ड नंबर पार्ट। ये ऑब्जर्वेशन आया तो रदरफोर्ड ने सोचा क्या हो रहा है ये, तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया, निष्कर्ष निकाला कि ऐसा होना चाहिए।
कंक्लूजन क्या आएगा? पहला, रदरफोर्ड ने कहा अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये बीच में कोई अवरोधक आ ही नहीं रहा है। अगर अवरोधक आता, अल्फा पार्टिकल उससे टकराता तो अपनी दिशा चेंज कर लेता। अवरोधक आ ही नहीं रहा, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। सेकंड नंबर, इसने कहा एक अल्फा पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्टेड हुए और एक अपने पथ पर लौटा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा है, तो इसने कहा पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसका आयतन क्या है? बहुत कम है। तो इसने कहा परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में उपस्थित है जिसका आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम है। इसने ये कहा, ये कंक्लूजन निकाला। कुछ टाइम तक इसने और डिस्कशन किया और फिर अपना क्या कर दिया? परमाणु मॉडल दिया कि भैया मैंने अगर ये एक्सपेरिमेंट किया है तो मेरे को तो परमाणु के बारे में ये बातें सही लग रही है। ठीक है, अब अपना बात आते हैं लास्ट 4th नंबर डी वाले पार्ट पे, क्या? एटॉमिक मॉडल। चलिए एटॉमिक मॉडल पे बात करते हैं, डी वाले पार्ट पे, जल्दी करिएगा। पहला पॉइंट एटॉमिक मॉडल में इसने ये बोला, पहला पॉइंट, परमाणु का समस्त धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो वैसे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिव में क्या होता है? बहुत कम होता है। परमाणु का समस्त धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से भाग में सकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तब अगर आपसे पूछे कि नाभिक पहली बार वर्ड किसने लिया था, तो पहली बार नाभिक का वर्ड किसने लिया था? रदरफोर्ड ने। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, सेकंड नंबर, इसने बोला परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु को अगर गोला माना गया था थॉमसन वाले मॉडल में, तो आकार का मतलब रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ एटम। इसने कहा 1 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसने कहा नाभिक का आकार रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 FM फर्मी मीटर, और फर्मी मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक बात बताओ, जब ये कुछ है तो मैं यहां से कंक्लूजन क्या बता रहा हूं? अगर आप रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो लेते हो तो वो क्या आएगा? ये आएगा। अगर ये आएगा तो मानना इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर ले लिया तो रेडियस ऑफ एटम क्या आएगा? 10⁵ सेंटीमीटर। ये 1 किलोमीटर होता है। ये कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। अब दिमाग लगाओ कि नाभिक का जो आकार है ना, गोला बनेगा नाभिक भी, लेकिन कितने त्रिज्या का? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो 1 सेंटीमीटर तो यहां तक में हो जाएगा, तो ये ऐसा गोला बन जाएगा, ये नाभिक हो गया।
अब परमाणु की बात करनी है तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी 1 किलोमीटर। अब सोच लो 1 किलोमीटर कितना होता है, सोचो 1 किलोमीटर कितना होता है। 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। फुटबॉल के दो पोल के बीच की, जो फुटबॉल का ग्राउंड जो होता है उसके दो पोल के बीच की डिस्टेंस 400 मीटर होती है, उसका 2.5 गुना लो, उसको रेडियस मानना है। और फिर एक ऐसा अगर सर्किल बनाओगे तो वो क्या होगा, एटम होगा। तो इसने रदरफोर्ड ने ऐसा बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला नाभिक की परमाणु में स्थिति ठीक वैसी है जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में, फुटबॉल के ग्राउंड में किसकी स्थिति होती है, फुटबॉल की होती है। फुटबॉल तो इतनी छोटी सी दिखती है और फुटबॉल का ग्राउंड बड़ा सा दिखता है। अगर फुटबॉल के ग्राउंड को ड्रोन से देखा जाए तो फुटबॉल का ग्राउंड तो बड़ा दिखेगा और फुटबॉल इतनी छोटी सी दिखेगी। आ रही बात समझ में? तो यही बोला था इसने स्टेटमेंट। मैं यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। नाभिक द्वारा परमाणु का घेरा गया भाग बताइए कितना होगा। घेरा गया भाग का मतलब ये होता है कि कितना भाग घेर रहा है, इसका मतलब तो ये होता है कि कितना आयतन घेर रहा है। तो सिंपल सी बात है, नाभिक का आयतन बटा परमाणु का आयतन। अच्छा, नाभिक का आयतन क्या होता है, नाभिक का आयतन होता है 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, 4/3 पाई आर ए का क्यूब, ये कैंसिल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम का होल पावर 3, ये अभी बताया था 10⁻⁵ का क्यूब, 10⁻⁻15 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते, और अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बोला ठीक है। अगला पॉइंट, नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या में संबंध, द्रव्यमान संख्या में संबंध। 4th नंबर पॉइंट, इसने इसमें भी रिलेशन निकाला। उसने कहा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा द्रव्यमान संख्या की पावर 1/3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा R0, इसकी ये हो जाएगा। R0 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.25 फर्मी-मीटर होती है। कभी कभार नहीं दे रखी है तो 1.25 फर्मी-मीटर माननी, अदरवाइज 1.2 से लेके 1.5 तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये नाभिक की त्रिज्या हो गई। तो मेरे को इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बना के दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या, एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसा दे दिया तो क्या करूंगा मैं, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.25, ये 27 की पावर 1/3। बेटा 27 की पावर 1/3 तो सोल्व करना आता है ना सबको, 3 होता है। तो 1.25 इंटू 3 इज इक्वल टू 3.75 फर्मी-मीटर। कितने पॉइंट हो गए, 4। क्वेश्चन हो गए 5। अगला पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5 ये नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का घनत्व ज्ञात करना है तो नाभिक का ही द्रव्यमान अपॉन नाभिक का ही क्या हो, आयतन हो। यही बात हुई फिर तो D बराबर नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है A,
ये कितना होता है नाभिक का आयतन 4/3 पाई RN का क्यूब। D बराबर A 3A अपॉन 4 पाई RN की जगह लिख दिया R0 A की पावर 1/3 का होल क्यूब। D बराबर 3A अपॉन 4 पाई R0 का क्यूब इंटू A से A हो गया कैंसिल। 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट, तो नाभिक का घनत्व D क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नाभिक का घनत्व D क्या रहेगा? कांस्टेंट आएगा। कोई भी नाभिक ले लो, मैं नाभिक की बात कर रहा हूं, परमाणु की बात नहीं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। नाभिक का घनत्व किस कोटि का होगा वो देखें, मतलब रेंज क्या आएगी नाभिक के घनत्व की कोटि, मतलब किस रेंज का, किस ऑर्डर का आएगा। एक बात सुनना, अब यहां से तो मालूम चलेगा नहीं, ये एएमयू में होता है तो 10 की पावर -27, 10 की पावर -27, ये -15 का क्यूब होगा -45, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 18 आएगा। 10 की पावर 18, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रेंज का होता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बन जाए, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बना के दे दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बना के दे दिया आपको? ये बना के दिया, हीलियम के नाभिक का घनत्व 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ऑक्सीजन के नाभिक का घनत्व ज्ञात करो। ये मैंने पूछा तुम लोगों से, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सॉल्यूशन लिखा मैंने बोला कि नाभिक का घनत्व तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ऑक्सीजन के नाभिक का घनत्व भी क्या आएगा? 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई? चलो आगे बढ़ो। 6 नंबर पॉइंट, किसी कोण थीटा पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी? क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन आएगा? तो मैं बोल रहा हूं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ/2 की होल पावर 4। इसको समझिएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ/2 की होल पावर 4। अगर मैं थीटा 0 लेता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 0, तो n की वैल्यू क्या? इंफिनिटी। तो थीटा 0 इसका मतलब विचलन हुए ही नहीं। कितने पार्टिकल थे विचलन नहीं होने वाले? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब अधिकांश। तो अपन ने यही तो लिखा था, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। तो विचलन देखो 0 था, ये देख लो। थीटा बराबर 180 पे कितना विचलन हुआ? 1 का ही। तो साइन 180 / 2 साइन 90 की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। ये देख लो, 180 डिग्री का विचलन कोण लिया तो n बराबर 1 ही आया। इसका मतलब ये रिलेशन सही है, ठीक है। ये रदरफोर्ड मॉडल की बात हो गई अपनी, ठीक है। तो अपन ने देखो कहां से स्टार्ट किया था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में अपन ने कैथोड रेज, एनोड रेज, न्यूट्रॉन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने सारे करवा दिए, 6 क्वेश्चन भी करवाए इसके ऊपर, ठीक है। बात सिंपल से क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आती है उनको मैं पहले लिखा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका टास्क क्या है? आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अपन जो है उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात चले आगे, यहां तक करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।